This is All India Radio. कानूनी सलाह के इस अंक में दीपा चतुर्वेदी का नमस्कार। इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश होती है कि अपने श्रोताओं को समसामयिक विषयों पर जो कानूनी विवाद चर्चा में हैं या लोगों को जिस विषय पर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, उनके बारे में समुचित उपयुक्त जानकारी मुहैया करें। इसी क्रम में आज हमने अतिथि के रूप में अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री रणवीर सिंह जी को, जो अपने विभिन्न कानूनी बारीकियों के विद्वान हैं और विभिन्न अदालतों में अपनी तार्किक क्षमता से नाम कमा चुके हैं। आकाशवाणी के स्टूडियोज में रणवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद दीपा जी, धन्यवाद। आज की बातचीत के लिए जो विषय चुना गया है वो है विवाहेतर विवाद, यानी जिसे हम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट कहते हैं। उसके बारे में यही जानना चाहेंगे रणवीर सिंह जी से कि इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, कानून में तो परिभाषा नहीं दी गई है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है। जी, जो हमारा कानून बना है स्पेशली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के लिए, तो हिंदुओं के लिए एक अलग कानून है जी, और क्रिश्चियंस के लिए अलग कानून है और मुस्लिम्स के लिए पर्सनल लॉ है। जी, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हिंदू लॉज पे अभी फोकस करें। उसके लिए कानून बना हुआ है जी, और जो कि 1955-1956 में बना। लेकिन आम तौर पे डिस्प्यूट क्या होती है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, जब हस्बैंड और वाइफ जी, साथ नहीं रह पाते, एक छत के नीचे। एक छत के नीचे रह नहीं पाते, जी, और जब शादी के बाद अगर हस्बैंड एंड और वाइफ अलग होना चाहे तो उसके लिए फिर अलग मैकेनिज्म है। और कानून ये भी कोशिश करता है कि दोनों में अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट या डिफरेंस है जिसको इंटरवेंशन और कानूनी सलाह से अगर उसे एलिमिनेट किया जा सके, जी, तो वो भी उसकी भी कोशिश होती है जी। कानून में। कोशिश यही होती है कि किसी तरह से मेल हो दोनों में। पहली कोशिश तो यही होती है कि मेल हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकग्नाइज किया है कि अगर मैरिज जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो गया है, कि ऐसी ब्रेकडाउन हो गई है संबंध में कि मेल हो ही नहीं सकता है, जी। तो उसके बाद हस्बैंड एंड और वाइफ को अलग करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है कानून में। सिंह साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि किस तरह के विवादों को विवाहेतर विवादों की श्रेणी में रखा जाता है और जिसमें कानूनी प्रावधानों के लागू होने की गुंजाइश भी हो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जानी कि मैरिज को डिफाइन कैसे किया गया है। जी, अगर हिंदू मैरिज को अगर देखा जाए, जो कि सेक्शन 5 को देखा जाता है हिंदू मैरिज एक्ट में, कि शादी करने से पहले कौन सी कंडीशंस प्रेजेंट होनी चाहिए जब शादी हो सके, और उसके बाद फिर जो डिवोर्स का प्रोविज़न है, अगर उस दोनों को साथ पढ़ा जाए तो उससे मालूम होता है कि शादी का मतलब है एक तरह का बंधुत्व क्रिएट करना। हाँ, तो शुरुआत में तो ये देखी जाती है कि बंधुत्व दो लोगों के बीच में क्रिएट हो सकता है कि नहीं। मान लीजिए एक माइनर है, तो माइनर को कैपेसिटी नहीं है कंसेंट देने की। जी, हाँ, तो चूंकि वो अगर कंसेंट नहीं दे रहा है बंधुत्व के लिए, तो वाजिब बात है कि दोनों के बीच में बंधुत्व बन ही नहीं सकता है, क्योंकि दो पार्टी में से एक पार्टी ने कंसेंट नहीं दिया है। जी, और अगर हम डिवोर्स के प्रोविज़न पे चले जाएं, तलाक के प्रोविज़न पे, जी, तो वहाँ पे देखेंगे जितनी भी ग्राउंड्स सेटअप की गई हैं, ग्राउंड्स जैसे कि क्रूअल्टी हो गया, सेक्सुअल इनफिडिलिटी, अगर आप किसी दूसरे औरत से या औरत दूसरे मर्द से संबंध बना रहे हैं, या फिर मेंटल इंसैनिटी हो गया, या फिर आप किसी पति या पत्नी में से किसी एक ने अगर अपना हिंदू धर्म छोड़ दिया है, जी, तो ये 4-5 चीज़ें हैं। तो 4-5 चीज़ों का जो मूल भाव है बंधुत्व ही है। जी, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी ने अगर अपना धर्म छोड़ दिया है, जी, तो वो एक ग्राउंड है डिवोर्स लेने का। लेकिन इसमें बंधुत्व की बात कहाँ आती है? बंधुत्व बात आती है स्पिरिचुअल कंपेनियनशिप खत्म हो गया। जी। हाँ, कहने का मतलब ये है कि जब पति और पत्नी एक ऐसे चरण में आ जाएं जहां पर वो अपने हितों और विचारों को अधिक प्राथमिकता दें बजाय दूसरे के विचारों को हाँ, प्राथमिकता देने के। वो एक कारण है। और दूसरा, जैसे मान लीजिए क्रूअल्टी हो गया। अब क्रूअल्टी भी क्या होती है, वो जजमेंट्स के थ्रू समझाया गया है जी, कि किस चीज़ को क्रूअल्टी कह सकते हैं। जी, हाँ,
सिर्फ क्रूअल्टी फिजिकल क्रूअल्टी नहीं होती है कि सिर्फ अगर हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को मार रहे हैं तो वही नहीं है क्रूअल्टी। मानसिक तनाव भी क्रूअल्टी है, जिसे कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है, कोर्ट ने उसे भी क्रूअल्टी माना है। तो वो हो गया। एक दूसरे की राय से असहमत होना भी एक इसमें पॉइंट हो सकता एक है राय से असहमत होना, लेकिन राय से असहमत होने वाली जो बात है वो तो एक माइनर डिफरेंस है, जो कि इंटरवेंशन के थ्रू भी आजकल मैट्रिमोनियल काउंसलिंग है। अब सरकार की तरफ से प्रावधान क्रिएट किया गया है कि आप जाएं और मैट्रिमोनियल काउंसलिंग की ऐसी बात नहीं हो कि हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रह पा रहे हैं तो सीधा कोर्ट में पहुंच गए और बोले कि भाई कोर्ट मुझे इंटरवीन करे। गैर कानूनी तरीका भी है जिससे शादी को बचाया जा सकता है। ये क्या तो कहने का मतलब कि एक तो पहले शादी की बात है, दूसरा है कि शादी क्यों नहीं चल पा रही है, तीसरी बात यह है कि शादी को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और चौथी बात है कि अगर शादी नहीं बच सकती है तो फिर क्या कानूनी प्रोविजन है जिसके थ्रू लोगों को रेमेडी मिल सके। सिंह साहब, अभी आपने क्रूएलिटी की बात की, तो किस तरह की क्रूएलिटी हो सकती है, क्या क्या संभावनाएं हैं उसकी? क्रूएलिटी ऐसी होती है कि सबसे पहले तो केस बाय केस सिचुएशन पे बताया जाता है कि ये क्रूएलिटी है जी या ये क्रूएलिटी नहीं है। सामाजिक परिवेश बड़ा ज़रूरी चीज़ होता है कि किस सामाजिक परिवेश से आ रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ जो हैं कितने पढ़े लिखे हैं। कई चीज़ें हैं जो कोर्ट देख करके फिर ये डिसाइड करती है कि इस चीज़ को हम क्रूएलिटी मानेंगे और इस प्रकार की क्रूएलिटी के कारण हम डिवोर्स ग्रांट कर सकते हैं। अब क्रूएलिटी दो तरह की होती है, एक होती है मानसिक और एक होती है शारीरिक। अब जैसे एक छोटा सा मुझे एक केस करने का मौका मिला जिसमें हस्बैंड जो था वो वाइफ को सिर्फ इतने पैसे देता था जिससे घर की सब्जी, और हस्बैंड आईआईटी और आईआईएम का पढ़ा हुआ, अच्छी तनख्वाह थी, लेकिन वाइफ को सिर्फ उतने पैसे देता था ताकि सिर्फ सब्जी आ सके घर की और मेंटेनेंस के लिए कुछ। तो वाइफ ने 2 साल के बाद बोला कि दिस अमाउंट्स टू क्रूएलिटी, ये जो है जो चूँकि मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं रहती हूँ और मुझे कुछ पैसे नहीं देता और सारा पैसे का कंट्रोल इसके पास है, तो ये मेरे को खुद खर्च उसे जो मन कर रहा है वो खर्च कर रहा है। तो ये भी देखिए वापस हम लोग बंधुत्व पे ही आ गए। अगर आपको एक बंधुत्व क्रिएट किया गया है थ्रू मैरिज, तो उसके बाद फिर आपको शेयरिंग होनी चाहिए। मान लीजिए हस्बैंड कमा रहा है, या आज के समय में ऐसा भी हो सकता है कि वाइफ कमा रही हो और हस्बैंड घर पे हो। तो जो आ रहा है वो दोनों का समान रूप से बिल्कुल। तो ये क्रूएलिटी हो गई। और फिजिकल क्रूएलिटी तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप को मार रहे हैं, पुराना एक केस था जिसमें सिगरेट से जला दे रहा था अपनी वाइफ को रोज शाम को, वो क्रूएलिटी है। मुझे एक केस करने का मौका मिला जहाँ पर जो हस्बैंड थे उनकी आदत थी, और वो एक स्पेशल कैटेगरी के जेंडर हैं जहाँ वो लिपस्टिक लगाते थे और लड़कियों वाली ड्रेसिंग करते थे। तो वाइफ ने बोला ये क्रूएलिटी है जी, और उसके बाद उसे माना गया कि ये क्रूएलिटी है। अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग समावेश में क्रूएलिटी का डेफिनेशन बदलता रहता है, स्पेशली साइकोलॉजिकल मेंटल क्रूएलिटी। फिजिकल क्रूएलिटी तो एस्टैब्लिश्ड है क्या होता है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है सिंह साहब की विवाह के बाद पति ये चाहता है कि पत्नी जो है वो अपने घर वालों से संबंध ना रखे, उसको भी आप क्रूएलिटी की एक परिभाषा दी जाती है में आएगा क्रूएलिटी के। और ऐसे केसेस हैं जहाँ पर 3 साल 4 साल तक वाइफ को अपने घर जाने नहीं दिया गया और वो अपने आप में एक ग्राउंड बन गया डिवोर्स क्रूएलिटी के अंतर्गत जी। और बाकी हाथ पैर से मारना, पिटाई करना, वो तो फिजिकल क्रूएलिटी होगी, उसमें तो कोई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत तब आती है जब आप मेंटल क्रूएलिटी की बात करते हैं, और तब कोर्ट कहता है कि हाँ इसे मेंटल क्रूएलिटी माना जाएगा। मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि वेजिटेरियन है वाइफ जी, और हस्बैंड उसे फोर्स करे कि नहीं तुम नॉन वेजिटेरियन खाओ जी, जी। तो वो भी एक परिवेश में क्रूएलिटी मानी जाएगी जी। तो मैं बता रहा हूँ कि हर केस एक यूनिक सिचुएशन प्रोड्यूस करता है जहाँ पर कोर्ट को असेस करना पड़ता है कि ये मेंटल क्रूएलिटी है या नहीं है, और इस तरह की मेंटल क्रूएलिटी ये है ताकि कि डिवोर्स ग्रांट किया जा सके। सिंह साहब, हमने क्रूएलिटी की बात की तो हमने स्त्री का पक्ष रखा, कहीं कोई ऐसा केस आपको ध्यान आता है जिसमें कहीं पर पुरुष प्रताड़ित हुआ हो? पुरुष प्रताड़ित एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोविजन है जो कि हमारे एक्ट में ही दी हुई है। मान लीजिए लैक ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स जी, वाइफ ने सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंटरेस्ट छोड़ दिया है जी।
ये तो एक अपने आप में एक प्रोविज़न है कि ये भी बंधुत्व का एक एग्जाम्पल है जहाँ पे बंधुत्व ख़त्म हो गई है। तो ये हस्बैंड खुद अपने आप में ग्राउंड ले सकता है कि वाइफ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंटरेस्ट छोड़ दिए, मान लीजिए कि कोई एक स्पिरिचुअल पाथ उन्होंने टेकअप कर लिया है जहाँ पे उन्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स है, तो वो अपने आप में एक ग्राउंड हो जाता है जो कि कोर्ट में जा कर के हस्बैंड कर सकता है। लेकिन कोर्ट में जाने से पहले वो काउंसलर के पास जाएगा और कोशिश करेगा कि काउंसलर बताए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स एक इंटीग्रल पार्ट है मैरिज का। जी। और अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो उसके बाद फिर कोर्ट जाएगा और डिवोर्स के लिए प्रे करेगा और कोर्ट ऐसे केस में डिवोर्स दे देगी। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण होता है, कई ऐसे केसेस हैं जिसमें वाइफ भी छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए विवाद होना शुरू हो जाता है, जो कि विवाद मान लीजिए वाइफ की तरफ से शुरू होता है, तो हस्बैंड डिवोर्स के लिए पिटिशन कर सकता है और उसमें वही बोलेगा कि वो मेंटल क्रूअल्टी मेरे ऊपर कर रही है। हाँ, और कोर्ट उसे सुनेगी और अगर कोर्ट को लगता है कि ये मेंटल क्रूअल्टी इस प्रकार की है जिसमें डिवोर्स दिया जा सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाएं जो हैं विवाह के बाद उनके बच्चे हो गए, वो बच्चों का ध्यान नहीं रखती हैं, बच्चों को टाइम से खाना नहीं मिलता है, बच्चों को स्कूल नहीं भेजती हैं, वो अपनी ही ज़िंदगी में रमी हुई हैं, दोस्ती यारी या फिर कहिए मायके की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव, जिस वजह से पुरुष कई बार बहुत परेशान होता है और समझाता भी है, नहीं समझ में आता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? नहीं, ऐसी स्थिति में ये होता है और अनफॉर्चुनेटली ऐसे सिचुएशंस अराइज कर रहे हैं। 2-3 बार मुझे ऐसे केसेस करने का मौका मिला जी। जहाँ पर वाइफ को ड्रिंकिंग हैबिट हो गई थी। जी। हाँ, और ड्रिंकिंग हैबिट इस तरह की हो गई थी कि वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को किसी पे कुछ ध्यान नहीं दे रही थी। हैबिचुअल ड्रिंकिंग हैबिट हो गई थी। तो हस्बैंड ने डिवोर्स की मांग की और बच्चे भी थे। तो अब अंडर द जो हमारे कानून में नेचुरल गार्डियन हस्बैंड को माना गया है। जी। हाँ, कोर्ट फिर उसके बाद असेस करता है और कहता है कि बच्चे के हित में माँ के पास छोड़ना ही ठीक होगा और तब माँ को कस्टडी मिलती है बच्चे की। लेकिन ऐसे केस में कोर्ट को हम लोगों ने साबित किया कि आम तौर पे तो आप माँ को देते हैं बच्चे की कस्टडी, लेकिन इस केस में माँ की परिस्थिति ऐसी है कि आपको नेचुरल गार्डियन के पास ही छोड़ना पड़ेगा और कोर्ट ने वैसे ही ऑर्डर किया और बच्चा जो है फादर के पास ही रहा और रह करके अब वो बड़ा होकर के अब वो कॉलेज ख़त्म कर लिया है। सिंह साहब, बच्चों की स्थिति बहुत खराब होती है ऐसे में, तो कोर्ट जो है वो क्या निर्णय लेता है ऐसी स्थिति में? मान लीजिए ऐसी स्थिति हो कि माँ नहीं रखना चाहती, तो पिता को दिया जाता है, पिता छोटे बच्चे की देखभाल कर नहीं सकता, तो ऐसे में कोर्ट क्या निर्णय देता है? नहीं, एक तो ये मानना ठीक नहीं होगा कि पिता देखभाल नहीं कर सकता है। अब माँ अगर देखभाल कर सकती है तो पिता भी देखभाल कर सकता है। तो ये तो एक जेंडर स्टीरियोटाइप है जिसे हम लोगों को अब भूलना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर माँ बाप दोनों नहीं ले सके तब तो फिर यूनिक सिचुएशन हो जाती है, जैसे गुजरात में हुआ था जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स को दे दिया गया था। आम तौर पे ये होता नहीं है। जी। और सिंह साहब, अदालत को विवादों में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत क्यों होती है, इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, एक बार जब विवाह हो जाती है तो उसके बाद फिर दो तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पर आप कोर्ट में जा सकते हैं। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोर्ट बोलेगा कि ये विवाह थी ही नहीं। हाँ, तो उसको कानून में कहा जाता है वॉइड मैरिज। दूसरी परिस्थिति ऐसी होती है जब वॉइडेबल मैरिज होता है और तीसरी परिस्थिति ऐसी होती है कि मैरिज तो ठीक था, मैरिज की कंडीशन फुलफिल हुई। हाँ, मैरिज में दोनों एडल्ट थे, दोनों ने कंसेंट दिया, दोनों, जैसे सपिंदा संबंध होता है, सपिंदा संबंध नहीं था, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ जो है साथ नहीं रह पा रहे हैं और परिस्थिति ऐसी है कि कोर्ट को दोनों को अलग करना पड़ेगा। हमारा कानून जब बना था तो कानून उस वक्त भी कानून में प्रोविज़न दी गई थी जिसे कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। हाँ, जिसमें कोर्ट पहले कहता है अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ को छोड़ करके चला गया है। हाँ, ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ हस्बैंड जो है, वाइफ दिल्ली में है और हस्बैंड ने नौकरी ले ली, या फिर उल्टा रखते हैं, वो भी केस है पंजाब और दिल्ली का, जहाँ पर वाइफ ने नौकरी ले ली चंडीगढ़ में जी, और हस्बैंड ने बोला कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ रहना है। हाँ, तो उसने एक दरख्वास्त डाली कोर्ट में जहाँ कहा कि वाइफ को बोलिए कि आकर के मेरे साथ रहे। हाँ, और उसमें कोर्ट ने बोला जो नौकरी वहाँ ली है ये नौकरी यहाँ पे भी मिल रही है। हाँ,
तो तब कोर्ट उसमें इंटरवीन करती है और कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है कि आप आकर के हस्बैंड के पास रहिए। लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि वाइफ बोले कि नहीं रहूँगी। जी। तो जब नहीं रहूँगी तब फिर वो परिस्थिति ऐसी आ गई जहाँ पे कोर्ट का इंटरवेंशन सिर्फ सेपरेशन के लिए हो सकता है, डिवोर्स के लिए। सिंह साहब, गैर अदालती हस्तक्षेप की भी गुंजाइश होती है क्या? जी हाँ, वो भी होती है और इनफैक्ट अब गैर अदालती हस्तक्षेप पे बहुत जोर दिया जा रहा है। उससे दो फ़ायदा होता है। एक तो अगर आप अदालत में जब जाते हैं तो उस समय दोनों एक दूसरे का चिट्ठा सारा खोल देते हैं जी। और संबंध इतना ख़राब हो जाता है कि फिर दोनों लोगों के बीच में किसी भी तरह का कॉमन ग्राउंड नहीं क्रिएट किया जा जी। सकता है और एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं हमेशा हमेशा के जी। लिए। अगर आप कोर्ट गए तो कोर्ट का सिस्टम ही ऐसा है जी। कि जहाँ पर लोग एक दूसरे को फुल्ली अटैक करते हैं। जी। तो इसलिए अब कोर्ट भी और हमारी सरकार भी यही कोशिश कर रही है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि कोर्ट पे ओवरबर्डन नहीं होता है और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि कम खर्चे में काम हो जाता है। जी। तो तीन बड़े फ़ायदे हैं गैर अदालती हस्तक्षेप के। एक तो क्विक होता है, दूसरा खर्च कम होती है और तीसरा जो होता है उतना द्वेष नहीं होता है दो लोगों के बीच में। जी। तो उसके लिए आप नॉर्मली आप कोर्ट में गए तो कोर्ट से पहले विमेन सेल में गए। विमेन सेल में मेडिएशन का प्रोसेस है और मेडिएशन में ट्रेंड मेडिएटर होते हैं। जी। कोर्ट में भी ट्रेंड मेडिएटर होते हैं। वो लोग दोनों के प्रॉब्लम्स को पहले जानते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के। जी। हाँ, कई बार ऐसा होता है ट्रेंड मेडिएटर जो है दोनों के डिफरेंसेस को इस तरह से रिजॉल्व करता है कि दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं। जी। डिवोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार ऐसा होता है कि बिना कोर्ट में गए हुए, क्योंकि कानून में एक प्रोविज़न है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं हुई। कोर्ट में जब आप जाते हैं तो एक तो आप डिवोर्स के लिए जाते हैं। जी। हाँ, तो एक पार्टी बोलता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, दूसरा पार्टी बोलता है कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू होता है कोर्ट में, एंड ऑफ द डे सबसे बड़ी बात जो है जब संबंध खत्म हो जाता है तो फिर पैसे की बात होती है। जी। हाँ, जी। तो पैसे की बात जो होती है तो पैसे पे ही फिर पूरी लड़ाई पैसे पे ही हो जाती है। फिर वो लड़ाई ये नहीं है कि भाई हम हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रह सकें, संबंध खराब हो गया, फिर वो पैसे की लड़ाई हो जाती है। जी। तो उस पे भी जो मीडिएटर होता है वो अगर इंटरवीन करे और संभव होता है तो पैसे के भी मामले में वो मीडिएट करके क्या एलिमनी होना चाहिए, क्या मेंटेनेंस होना चाहिए, वो भी रिजॉल्व कर देता है। तो कम समय में और कम पैसे में सारा प्रॉब्लम मीडिएटर के पास सॉल्व हो जाता है और उस पर अब सरकार और कोर्ट सिस्टम दोनों बहुत ज़्यादा जोर दे रही हैं। जाते जाते मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे? कोशिश तो यही होती है कि जब शादी का संबंध होता है तो दोनों हस्बैंड वाइफ पति पत्नी साथ रहें, क्योंकि वो हमारे समाज का बिल्डिंग ब्लॉक है मैरिज। लेकिन अगर शादी ऐसी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकें, एकदम सफोकेटिंग हो जाता है, दोनों का कंपेनियनशिप बंधुत्व एकदम ख़त्म हो जाता है, तो शादी को खींचने की भी ज़रूरत नहीं है। और आज हम लोग 21st सेंचुरी में पहुंच चुके हैं जहां पर डिवोर्स तलाक को उस नज़र से नहीं देखा जाता जैसे पहले देखा जाता है और आपको अपनी खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और शादी बरकरार रखना उतनी भी ज़रूरी नहीं है अगर संबंध इतना ख़राब हो गया है कि एक दूसरे के साथ रहना असंभव है। तो आप मीडिएटर के पास जाएं और मीडिएटर अगर रिजॉल्व कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मैरिज को डिसॉल्व करें और इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करें और जहाँ तक भी कोशिश हो फ्रिक्शन रिड्यूस करें सोसाइटी में, तो अच्छी बात है। और एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगी कि बहुत सोच समझ कर विवाह करें। हाँ, वो तो बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत ज़रूरी चीज़ है। रणबीर सिंह जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। विवाहेतर विवाद यानी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, इस विषय पर अभी आप कानूनी सलाह सुन रहे थे। स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ थे एडवोकेट रणवीर सिंह। इसी के साथ ये अंक यहीं समाप्त होता है। अनुमति दीजिए। नमस्कार।